Good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. है ना, काफी लोगों ने अपनी पिक्चर लगा ली है, मुझे भी लगानी नहीं आई है। Then I will set, मैं भी चेक करता हूँ कैसे लगाते हैं। Then I will tell। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों के लिए है सर, है ना, काफी लोगों की पिक्चर है। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, we have studied about the differentiation हम पढ़ रहे थे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आपने देखा ना कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेटिव। इसलिए जब आप बीच में डिस्कशन कर रहे थे ना कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, मैंने बोला वेट फॉर सम टाइम। जिस दिन हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे यू विल गेट टू, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। अब मान के चलो कि वेक्टर और कैलकुलस ही फिजिक्स में बहुत सारे फिजिक्स समझ पढ़ सकते हैं। वेक्टर और कैलकुलस के थ्रू ही फिजिक्स के बहुत सारी चीजें हम उससे जान सकते हैं, राइट। क्योंकि आप देखोगे कि आने वाली चीजों में भी ये चीजें क्या होंगी आपकी, ठीक है। तो आज आपको स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक, दैट इज योर इंटीग्रेशन। जैसे आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था वैसे हम यहाँ पे अब इंटीग्रेशन स्टार्ट, तो आपका एक टॉपिक आ गया दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशन, राइट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं आपका कि वी स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपका इंटीग्रेशन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि किसी फंक्शन को हम क्या करते हैं जैसे कि आपका इंटीग्रेट। पहले तो आप ये समझना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है उसका बेसिक मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। कि इंटीग्रेशन जो है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज रिवर्स, कर दो, है ना। इंटीग्रेशन जो है इट्स द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, माइक म्यूट कर दो सब लोग, नहीं तो मैं कर दूंगा। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, राइट, डिफरेंशिएशन, है ना। ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है ना। रिवर्स प्रोसेस इस तरह से होता है जैसे आपको पता है कि कोई भी फंक्शन यहाँ पे है ना। यहाँ पे कोई भी आपने फंक्शन ले लिया, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, अगर इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आई ऑब्टेन सम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। इसी को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसी को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, है ना। एक सिंपल सा कोई भी अगर फंक्शन है तो अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट इज द dy by dx, है ना। फंक्शन का मतलब सिंपल सा हो गया कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dy by dx मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी को उल्टा अगर हम कर दें कि इसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, है ना, तो वापस से मुझे फंक्शन मिलता है। सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई भी अगर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा, और डेरिवेटिव को वापस अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, तो आपका फंक्शन आपको मिलेगा। तो जस्ट इसलिए मैंने बोला है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वैसे जो इंटीग्रेशन की फिजिकल मीनिंग है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन इज, राइट, प्रोसेस ऑफ, अगर हम इंटीग्रेशन की यहाँ पे बात करें तो इंटीग्रेशन इज प्रोसेस ऑफ एडिंग, राइट, a large number of small quantities, a large numbers of small quantities of small quantity, है ना। ये भी इसका एक मतलब, ये जो इंटीग्रेशन है इससे प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, है ना। ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन। जैसे कई बार आप ये लिखते थे ना कि सिग्मा एक्स, है ना, तो सिग्मा एक्स का मतलब समेशन होता है। तो ऐसे समेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि आपका इंटीग्रेशन। तो ये भी इसका पर्पस है कि बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी अगर बहुत लार्ज है, अगर उसको आप ऐड करना चाहते हो सारे को, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आपका इंटीग्रेशन, राइट। अब एक चीज है ना, इंटीग्रेशन में हमेशा आपको कुछ सिंबल यूज होगा कि जब भी हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन में वी यूज बेसिक सिंबल,
है ना, कि यहाँ पे कुछ सिंबल यूज होंगे और वो सिंबल आपके जस्ट ऐसे होंगे, कोई भी इंटीग्रेशन होगा तो आपको हमेशा ऐसा दिया होगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स इंटू dx, है ना, कि जब भी इंटीग्रेशन होगा तो इस तरह का सिंबल एक यूज होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी होती है a एंड b, है ना, कि हमेशा इंटीग्रेशन करने में ये चीज होती है, इंटीग्रेशन इज द a टू b, इंटीग्रेशन का साइन फंक्शन x इंटू dx हो जाएगा। तो आपको पता है ये चीज तो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। जब भी आपको इंटीग्रेट करना हो, जैसे उसमें dy dx होता था, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है कि dy dx निकालना, वैसे इंटीग्रेशन के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। और इसमें जो a है, a इज कॉल्ड एज ए लोअर लिमिट, है ना, क्या होता है, यू विल गेट टू, a को हम बोलते हैं बेसिकली आपका ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट, है ना, और जो b होती है दिस इज नोन एज ए अपर लिमिट, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपकी अपर लिमिट। और आपको तो fx तो हम जानते हैं, है ना, कि fx जो होता है दिस इज द फंक्शन जिसको कि आपको इंटीग्रेट करना है, और जो इसमें जो ये x होता है, x को हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि भाई जो इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका वेरिएबल क्या है, क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में कोई ना कोई चीज वेरिएबल होनी चाहिए, वैसे यहाँ भी है x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि अगर आप इसको फंक्शन x का है तो x टाइम के साथ चेंज एक्सचेंज पर वेरिएबल होगा, तो x को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इस पूरे चीज को जो हम रीड करते हैं वो ऐसे रीड करते हैं, ये जस्ट इसको जो हम रीड करेंगे कि इस टर्म को कैसे रीड करें, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मतलब होता है कि अगर ये फंक्शन है और उसके आगे dx लगा हुआ है तो इसको रीड हम ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम डिफरेंशिएट भी हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू करते हैं, तो y को डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में करना है, वैसे इंटीग्रेट भी हम रिस्पेक्ट में करते हैं कि फंक्शन x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dx जो होता है ये लगाना होता है आपको, क्योंकि इसको नहीं लगाएंगे तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पूरे सिंबल की बेसिक मीनिंग होती है, हमेशा इस टर्म्स को जस्ट आप ध्यान रखें, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको सब समझ आ जाएगा कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फंक्शन x या dx वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस पूरे चीज को हम रीड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और इसका पर्पस मैंने बता दिया, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फंक्शन, और ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से फंक्शन, राइट। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला, भाई इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूले होंगे और किस तरह से हम उसको डिराइव करें। ठीक है, तो ये हमने किया इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, देखिए आपका एक्स। अब हम आते हैं एक बड़ा एलिगेंट मैनर से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है डेरिवेशन डिफरेंशिएशन में तो फॉर्मूला ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया, डिराइव करके लेके आए, है ना, कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पे जस्ट एक किससे हम याद रखते हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस, कि अगर आप किसी फंक्शन x को डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से फंक्शन, तो इसके फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं, जो भी चीज डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा उसी को रिवर्स कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। एज फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप बोलूं कि यहाँ पे कोई फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x टू द पावर n प्लस 1, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy by dx आ जाएगा, और यहाँ से dy by dx की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी n प्लस 1 x टू द पावर n, है ना, n माइनस 1, तो n प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, n प्लस 1 से माइनस 1 हो गया तो n बच गया। तो ये तो मैंने y को डिफरेंशिएट किया, अगर इसमें इसको वापस से इंटीग्रेट कर दूं तो y आ जाएगा,
अगर वापस से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा, जैसे आपका y। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के पहले आपको हमेशा किस फॉर्म में लेके आना होगा, किसी भी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा तभी इंटीग्रेट होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे dy और इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करें n+1, तो कोई कांस्टेंट है x टू द पावर n इंटू dx, ये लिख दिया हमने। जो dx वाला टर्म था इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसलिए आपको मल्टीप्लाई। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा दूंगा, है ना। दोनों तरफ मैं क्या लगा दूंगा, इसलिए आपका इंटीग्रेशन का साइन, है ना। यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, या आप इसको ऐसे कर लो कि हाँ सही, दोनों तरफ हम किसका साइन लगा देंगे, जैसे कि आपके इंटीग्रेशन, है ना। ये आपने कर दिया। तो आपको पता है dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा ना, है ना, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करके तो dy आता है ना, कि y के छोटे छोटे पार्ट करते हैं तो dy होता है। dy सारे ऐड कर देंगे तो वापस y आ जाएगा। तो यहाँ पे dy को इंटीग्रेट करके वापस से y आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको लिख दो n+1, है ना, इंटू x टू द पावर n इंटू dx का, है ना। ये जो कांस्टेंट था उसको हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकालते हैं, और उसके बाद आपको पता है y x टू द पावर n+1 ही तो है, तो y की जगह पे x टू द पावर n+1 लिख दो, तो इक्वल टू आ जाएगा n+1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी, है। तो यहाँ से सिंपल सा आपका फॉर्मूला आ गया कि कभी भी अगर आपको x टू द पावर n dx को इंटीग्रेट करना होगा तो इस n+1 को हम नीचे ले जाएंगे। तो जस्ट सबसे पहला फॉर्मूला आ गया कि पावर में जब भी कोई फंक्शन दिया होगा, कि जब भी कोई फंक्शन यहाँ पे आपको पावर के फॉर्म में दिया होगा, इफ एनी फंक्शन। सर राइट हैंड साइड में फोर्थ स्टेप कैसे हुआ? क्या हो गया बेटा? फोर्थ स्टेप कैसे किया? मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं है, मैंने क्या किया कि मैंने कोई भी एक रैंडम फंक्शन ले लिया, y इक्वल टू x टू पावर n, डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। फिर dx को अपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको हम कर रहे हैं, तो dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा। जस्ट ये n+1 कोई कांस्टेंट या नंबर था, तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर हम इसको लिख सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल का होता है। और ये इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लगा दिया, बस इतना किया, और y की वैल्यू वापस से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वो क्या हो गया, जैसे कि आपका x इंटू n+1 आ गया। तो ऐसा करने से इंटीग्रेशन का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कभी भी कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में है ना भाई, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो इसको इंटीग्रेट करके आपका ये x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना। जैसे आपने x टू द पावर n को जब डिफरेंशिएट करते थे, x टू द पावर n को जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो ये आता था nxn-, है ना। वैसे अगर x टू द पावर n dx को हम इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+, और आपने डिराइव कैसे किया, जस्ट इस चीज को याद रखना कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, उससे आपका इंटीग्रेशन, अगर आपने y को डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से y को डिफरेंशिएट किया तो dy by dx आ गया है, इसको मैं दोबारा इंटीग्रेट करूं तो वापस से y। तो अल्टीमेटली पहला फॉर्मूला आपका ये है कि कोई भी, हाँ वही चीज आ गई, ये चीज तो फंक्शन हो गया x टू द पावर n, ये इंटीग्रेशन का साइन, और ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये आप क्या कर रहे हो, x टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, ये x टू द पावर n को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया कि x टू द पावर n dx इक्वल टू हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय n+1। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जब भी हम इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ना तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा, है ना, ये लगाना होता है आपको। जब भी आप इस तरह से इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आ गया, यहाँ पे आपको ये क्या लगाना होता है, इसलिए आपका कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज सिंपली नोन एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये जो कांस्टेंट है ना, दिस इज सिंपली नोन एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों लगाते हैं, आई विल एक्सप्लेन। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये है ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अलग से डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर करके कुछ आया है
तो इसको इंटीग्रेट करके वापस से वही फंक्शन आए, तो आपने निकाल लिया कि इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट बेसिकली आपका ये, और एक कांस्टेंट लगा देंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं पे भी आपको दिया हुआ है, आप इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना, एक्स स्क्वायर डीएक्स को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, डीएक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर टू 2 + 1 डिवाइड बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा x टू द पावर q बाई प्लस कांस्टेंट, है ना, प्लस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मुझे इंटीग्रेट करना है किसी केस में, सर इसमें c की क्या वैल्यू होगी? अभी बताता हूँ, c की जस्ट आप लिख लो, ऐसे वैल्यूज निकालने के लिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है वो अभी गिवन नहीं, अभी जस्ट आप इसको लिख दो कि जब भी आप इस तरह से इंटीग्रेट करोगे तो प्लस एक c लगाओ, और उसी c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप ये c नहीं लगाओगे तो ये इंटीग्रेशन गलत है ना, आई विल एक्सप्लेन अबाउट। जैसे आपने बोला इसका इंटीग्रेशन आपका ये होता है, ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो ये आपका x² बाय 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, है ना, तो जो भी कांस्टेंट 3 है वो तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन होगा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका 3x + c होगा, क्या करना कि x² का x³ बाय 3 आ गया, x dx का x² बाय 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। अगर सिंपल 3 dx है तो 3 इसमें कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, इंटीग्रेट ये चीज, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपका x होगा, जैसे x dx का तो x² बाय 2 होगा, इसका x³ बाय 3 होगा, सिंपल dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका x, और हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, जैसे कि आपका एक कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इतना पहले। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम इस तरह से लिखते हैं इस केस। सर इसमें dx क्या होता है? dx इज नोन एज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, भाई किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही dx होता है। हाँ मैं बताता हूँ dx 3x में कैसे कन्वर्ट हुआ, लेट मी एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन। कुछ नहीं बेटा, जैसे आपने बोला कि कोई मुझे इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन 3 × dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो जब मुझे इंटीग्रेट करना है तो 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमेशा बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट मुझे सिर्फ dx को इंटीग्रेट करना है। अब अगर मुझे सिर्फ dx को इंटीग्रेट करना है, मतलब यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो अगर ये x नहीं है तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि x की पावर 0 है इंटू dx, कर सकते हैं, x की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा कि x 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1, तो अल्टीमेटली इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये आपका ये आ जाएगा, दैट इज 3 × x 0 + 1 डिवाइड बाय 0, है ना, प्लस सम कांस्टेंट, तो अल्टीमेटली x की पावर ऑफ 1 आ गई ना, तो अल्टीमेटली 3x होगा प्लस कांस्टेंट अपने, वही मैंने सीधे बोल दिया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x dx का x² बाय 2 हो जाएगा, x² dx का क्या हो जाएगा, x³ बाय 3, जस्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्म। ये पहले फॉर्मूले को यूज करके ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपका शो, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमने इसको इंटीग्रेट, तो पहला फॉर्मूला आप ये पावर रूल यूज करते हैं, जैसे इसका डिफरेंशिएशन ये होता था, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये होता है, द फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही जैसे इसमें अगर आपको इंटीग्रेट करना है, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है y = सपोज आपको दिया हुआ है ax² + bx + c, ये कोई फंक्शन है ना, तो मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, a b c कोई कांस्टेंट है, a b c क्या है, आपका कोई कांस्टेंट, तो मुझे निकालना है, आपसे जस्ट ये बोला जाएगा इंटीग्रेट y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन होता है कि आपको y को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। हम सिंपल से ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे y आ गया फंक्शन, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका हम dx यहाँ पर लगाएंगे, y dx। इंटीग्रेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे dx आ गया, और जो y का फंक्शन है उसको आप यहाँ पुट कर दो। तो जैसे हम पुट करेंगे तो y का फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको आप सॉल्व मत करो, जस्ट आई विल एक्सप्लेन क्या फर्क है। तो इस चीज को मुझे इंटीग्रेट करना है। तो आप ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में भी सेम प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे डिफरेंशिएशन में हम इसको अलग अलग कर सकते थे, वैसे इंटीग्रेशन में भी अलग अलग कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन भी आ गया, dx भी आ गया। यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रेशन आपका आ गया c इंटू dx। अब इसमें a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x स्क्वायर dx का अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला है ना x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे, इसको इंटीग्रेट करके आ जाएगा तो क्या आपका ax क्यूब बाई x cube upon 3 है ना, प्लस b कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन के x dx का हो जाएगा x स्क्वायर बाई, प्लस c कांस्टेंट है बाहर आ गया, लेकिन आप देखना कांस्टेंट के साथ dx पे तो लगा हुआ है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx का x हो गया। जस्ट आपने अगर y ये फंक्शन है तो y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये x क्यूब बाई 3 bx स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लेकिन अभी भी आंसर एक इनकम्प्लीट सर कांस्टेंट भी तो आएगा। एक कांस्टेंट, क्योंकि c यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए हमें अलग से c डैश होगा, और ये c डैश क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना। इसे c डैश को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज नोन एज ए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये जो भी इंटीग्रेशन होता है वी कॉल्ड एज ए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, जब कोई लिमिट नहीं दी होती कि कहां से कहां तक। तो जस्ट इसको आपने इनडेफिनिटली इंटीग्रेट किया, आपका ये है ना, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को फिर हम डेफिनेट में कन्वर्ट करेंगे। सर इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या क्या है? अभी बता रहा हूँ, अभी तो जस्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 3 बार कांस्टेंट नहीं आएगा बेटा, एक ही बार कांस्टेंट लगा देते हैं। ये पूरे का कांस्टेंट हम एक ही लगा देते हैं, फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड करेंगे ना तो कांस्टेंट ही आएगा। तो जस्ट एक बार कांस्टेंट लगा, कई बार कांस्टेंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। लिमिट के बारे में आई विल एक्सप्लेन किस तरह से हम कर रहे हैं। अभी तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होगा है ना। तो कांस्टेंट जो है वो बेटा आप 3 बार भी लगा दोगे ना, अगर आप 3 बार भी लगा दोगे तो सबका एडिशन एक कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो एक ही कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट से कांस्टेंट ऐड होगा तो उससे आंसर में कांस्टेंट ही आ जाएगा है ना, कि उससे क्या देगा, इसलिए आपका कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो एक ही बार लगाए है ना, तो ये आपका तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, तो 3 बार लगाने के बजाय एक ही कांस्टेंट होगा, और उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब एक चीज आ गया, ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं होती, देयर इज नो लिमिट है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में देयर इज नो अपर और लोअर लिमिट और लोअर लिमिट, ना तो इसमें कोई अपर लिमिट होती है ना ही इसमें क्या होता है इसलिए आपकी लोअर लिमिट है ना। लेकिन इसी को जब हम डेफिनिट करेंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट होती है। इसी इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, वी कॉल इट एज ए डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि वी हैव लिमिट, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन लिमिट। जब भी किसी इंटीग्रेशन को किसी लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, सेम जैसे अभी आपने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे,
जो भी आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है सेम है ना, इसी में हम लिमिट असाइन कर देंगे, इसी में हम क्या असाइन कर देंगे, जैसे कि आपका लिमिट, जो भी आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, हाँ इसी में हम लिमिट असाइन कर देंगे। लिमिट असाइन करने का मतलब ये होता है कि अब आपसे बोला जाएगा इंटीग्रेट, फंक्शन लिख लो, फंक्शन सेम है ax स्क्वायर bx प्लस c, फंक्शन आपने यहाँ पे लिख लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा c आ जाएगा, i इंटू dx, dx इज नोन एज ए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या चीज वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करें। अब यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 2, है ना, तो ये जो 1 एंड 2 है ना, x की लिमिट होती है, मतलब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट राइट बिटवीन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2। भाई यहाँ पे तो आपने एज अ फंक्शन ऑफ x छोड़ दिया, अब इस चीज को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है ऐड करना है, तो आपको जो इंटीग्रेट करना है 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक करना है। तो जब भी आप कोई रेंज या लिमिट ले लेते हो, कि लोअर लिमिट आपकी x इक्वल टू 1 हो गई और अपर लिमिट क्या होगा, जैसे कि आपका x इक्वल टू 2, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें भी कुछ फंक्शन नहीं बचेगा, बल्कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, कि भाई इंडेफिनिट करते हैं तब तो फंक्शन आ जाता है, लेकिन जब इसको डेफिनेट इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट के टर्म्स। तो इसका तरीका ये होता है कि ये x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो वैसे इंटीग्रेट वैसे होगा जैसे अभी हुआ, या आप सेम वैसे इंटीग्रेट करोगे जैसे अभी तक आपने किया, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपका आ जाएगा ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका हो जाएगा cx प्लस c, हाँ सेम उसी प्रोसेस से। अब हम क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट था 1 एंड 2, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, लोअर लिमिट था और ये अपर लिमिट था, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि आपकी 1 से लेके 2 तक, है ना। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो तरीका ये होता है कि पहले इस x की जगह पे अपर लिमिट पुट करते हैं पूरे में, और फिर माइनस करके हम क्या पुट कर देते हैं, जैसे कि आपकी लोअर लिमिट, तो पहले इस पूरे x की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट, फिर माइनस करके हम क्या पुट कर देंगे, जैसे कि आपका लोअर लिमिट। तो अल्टीमेटली आप देखो जब हम ऐसा करेंगे तो जस्ट ऐसे तो आ जाएगा, पहले x की जगह पे आपने 2 पुट कर, तो a इंटू 2 क्यूब आ गया बाई 3 प्लस b इंटू 2 स्क्वायर आ गया बाई 2 प्लस c इंटू आपका 2 प्लस c डैश, जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा चलो देखो 1 सेकंड, जिससे पहले हमने क्या किया है, पहले मैंने x की अपर लिमिट पुट कर दी, तो x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, यहाँ भी 2 पुट किया, यहाँ भी 2 पुट किया, तो ये 2 पुट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस कर देंगे, माइनस में करके अब सेम चीज में हम ये 1 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे a बाई 3 आ जाएगा इंटू 1 का क्यूब, प्लस यहाँ आ जाएगा जैसे आपका b इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस c इंटू 1 बाई 2 1 आ जाएगा प्लस c डैश, ये अल्टीमेटली है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको लिमिट दिया हो, तो लिमिट में हम क्या करते हैं, इस पूरे लिमिट में, हाँ मैं बताता हूँ बेटा, वो कांस्टेंट की जरूरत है, कांस्टेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो जाएगा, आप इसको लिखो, पहले x की जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया, फिर माइनस साइन लगाया, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट कर दिया, और स्टिल अभी c डैश है, लेकिन आपको पता है कि c डैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, देन इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाओगे भी तो c डैश से यहाँ वाला c डैश माइनस होकर क्या हो जाएगा, सबसे आपका 0, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया। किसी चीज को अगर मैं डेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो इससे मेरा कुछ आंसर आ जाएगा, है ना, चेक करो कि आपका आंसर आ रहा है अल्टीमेटली a के टर्म्स में आपका कितना आ गया, आपका
7a/3 minus 3b/2 plus 6. हाँ सही सही है, सही। आपका जो आंसर आ गया वही आपका ये आ गया 7a/3 प्लस क्या आ गया आपका 3b/2 3b/2 plus और c क्या आ गया प्लस c। plus c. ये आपका आंसर आ गया। तो आप देखो इसमें कोई फंक्शन नहीं आया ना, x तो है नहीं क्योंकि x की तो अपन वैल्यूज पुट करते हैं। वही बात है, जब x के टर्म्स में छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट, और जब x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे लोअर एंड अपर लिमिट तो यही इसमें फिर सीरीज भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और किसकी वैल्यूज आती है तो इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट। तो दोनों तरह के इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए, डेफिनेट यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। इसको अगर हम 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर है। आप देख लो, कैलकुलेशन आप ही ने बताया है, डू नॉट चेक द कैलकुलेशन, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये आ रहा है तो ये क्या होगा इसलिए आपका यहाँ। तो इस तरह से वी सब्स्टिट्यूट लिमिट, लिमिट हम इस तरह से क्या करते हैं इसलिए आपका पुट करते हैं। हाँ सही है, 3a/2 कुछ ये आ जाएगा आपका, है ना। ये सही आंसर है क्या? Yes sir. हाँ, Yes 7a/3 sir. दैट इज 3a/2 प्लस क्या हो जाएगा इसलिए आपका कांस्टेंट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब एक चीज आती है, वैसे ये तरीका सही है, ये तरीका जो है वो सही है, हाँ कि भाई इस तरह से आप लिमिट पुट करोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये आपका होता है इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, दिस इज नोन एज इनडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो कई बार हम बोलते हैं कि डेफिनिट में कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ये कैंसिल क्या आप लिख लो। तो ये मैंने आपको लिमिट पुट करना सिखा, किस तरह से किसी फंक्शन में हम लिमिट पुट करते हैं। अब हम आ जाते हैं, देखो फॉर्मूले सब आपको पता है। सबसे पहला फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया है ना, कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर हम देखें, वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, ये जो फिजिक्स में रिक्वायर्ड है तो बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट सही। सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ लिया कि कहीं पे भी अगर दिया हो x टू द पावर n dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n प्लस कांस्टेंट। सेकंड फॉर्मूला होगा, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है sin x को dx को तो ये माइनस cos x था प्लस कांस्टेंट। तो ये cos x का डेरिवेटिव अगर माइनस sin x होता है, अभी आपने पढ़ा था cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा, तो sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू हो जाएगा sin x प्लस cos। ऐसा फोर्थ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये आपका tan x प्लस कांस्टेंट है, क्योंकि tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से tan x आएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx तो माइनस cot x आएगा। 6 इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो sec x होगा प्लस कांस्टेंट। 7 इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x dx, है ना, इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। वही चीज है कि सबको डिफरेंशिएट करके ये आ रहा है ना, तो इस चीज को अगर हम वापस इंटीग्रेट करें तो सेम फंक्शन है ना, जस्ट रिवर्स प्रोसेस को हमने क्या किया है यूज किया है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं और सबके साथ एक कांस्टेंट लगाया क्योंकि ये इंडेफिनिट। सर हम सबको इंटीग्रेट नहीं कर सकते? सबको इंटीग्रेट मतलब सर मतलब sec x को या फिर नहीं, cos उसको भी x को कर सकते हैं, उसके अलग प्रोसेस होते हैं। अभी तो ये जस्ट फॉर्मूला है, वो भी कर सकते हैं, है ना, उसके भी प्रोसेस होते हैं। अभी तो जस्ट एक फॉर्मूला है कि
इस चीज को डिफरेंशिएट करके अगर ये आता है तो इसको इंटीग्रेट करके, हाँ, अगर इसको डिफरेंशिएट करके आपका ये आ रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके वापस ले जाओ। जस्ट रिवर्स प्रोसेस किया हम। वैसे तो किसी भी फंक्शन को हम कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपका आ गया। से ऐसे ही आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx जो होगा ये आपका e टू पावर x ही हो जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट, क्योंकि ex को डिफरेंशिएट करके अगर ex आता है तो इंटीग्रेट करके भी वही चीज है। हाँ, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फंक्शन चेंज नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बड़ी चीज आ गई जो मैंने यहाँ पे मिस की। फर्स्ट फॉर्मूले में मैंने क्या मिस किया है? कैन एनीबॉडी गिव मी द आइडिया? कि फर्स्ट फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ पे मिस किया है? लिमिट। हाँ, नहीं, लिमिट तो ऑप्शनल होता है ना। लिमिट जो होगा वो तो क्या होगा, बेसिकली आपका ऑप्शनल होता है ना। लिमिट जो है दैट इज योर ऑप्शनल। बाय 6 इज द sec x tan x dx, तो इसको इंटीग्रेट करके sec x आ जाएगा, ये तो इसको डिफरेंशिएट करके आता है, और ये cos x cot x। तो जस्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या मिस किया मैंने फर्स्ट फॉर्मूले में? n is बहुत not equal to इंपॉर्टेंट। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। दिस फर्स्ट फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वैल्यू ऑफ n। बंद कर दो, माइक म्यूट करो। जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है ना, ये n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n की वैल्यू -1 नहीं। इसमें n कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, हाफ, 1/3, एनी इंटीजर, नॉन इंटीजर, कुछ भी है ना। बस इसमें एक वैल्यू नहीं होनी, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। मतलब ये फॉर्मूला n की वैल्यू -1 के लिए वैलिड है। बाकी n की वैल्यू हाफ, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है अगर n की वैल्यू हम -1 ले लेंगे यहाँ पे तो ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करके अगर x n की पावर -1 में ले लो, यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर -1 + 1 -1 + 1 + 1, है ना। तो मतलब ये हो गया, ये तो x टू द पावर 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया प्लस कांस्टेंट, और x टू द पावर 0 तो 1 होता है, और 1/0 प्लस कांस्टेंट होता है, मतलब ये इनफाइनाइट। मतलब पहला जो फॉर्मूला है ना, ये n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, हाफ, 1, 3, 1, 4, एनी n की वैल्यू -1 उसमें नहीं। अब आपको यहाँ पे आ गया, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जब n की वैल्यू -1 होगी तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? n की वैल्यू -1 का मतलब है कि आपको 1/x dx को इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 1/x dx का ln x। भाई रिवर्स प्रोसेस। अगर ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, तो 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ln x आएगा। तो इस चीज का इंटीग्रेशन ln x होगा। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 9। दिस इज इट। ये ध्यान रखना कि 1/x dx का इंटीग्रेशन कभी भी हम इससे ट्राई नहीं करेंगे, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। हम जो ट्राई करेंगे 1/x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x प्लस। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि स्टार्टिंग में आपको आने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना। ध्यान करेंगे, ये हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पढ़ना है? हाँ, नेगेटिव नहीं होता बेटा, मॉड लगा सकते हो उसमें, है ना। ln x का मॉड लगा सकते हो, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी कर सकते हो। ये जस्ट हमने इसको ट्राई किया, ये जानना कि बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है।
सर इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा कांस्टेंट टाइम ऑफ एक्स। ओके सर। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट को के ले लो इनटू डीएक्स। तो कोई भी चीज इंटीग्रेट करोगे तो डीएक्स को उसके साथ लगाओ, तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जो होगा वो कांस्टेंट टाइम ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सर आपका एक अलग से कांस्टेंट। सर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आता है, तो जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट आता है, बिल्कुल सही है। जीरो का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है बल्कि वो क्या होता है कांस्टेंट। वही तो कांस्टेंट हम लगा रहे हैं यहाँ, वही कांस्टेंट हम लगा रहे हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट इससे तो अपने हैं कि y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरे प्रोसेस में आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हो? हम यहाँ पे आ जाते हैं y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना ही क्यों पड़ता है ना, y कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसका सिंपल सा चीज है, रिवर्स प्रोसेस की वजह से आपको जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है वो रिवर्स प्रोसेस की वजह से। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू कोई फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx निकालूंगा, यहां से आपका आ जाएगा 2ax प्लस b प्लस c, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, x का 1 आ गया तो b हो गया, और कांस्टेंट का क्या हो गया जैसे कि आपका 0। तो आपने y को डिफरेंशिएट किया तो ये टर्म है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस y आना चाहिए, ठीक होगा। इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट तो वापस से y। हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के पहले dx पे कर लेना, यहां से dy की वैल्यू आ जाएगी 2ax प्लस b इंटू dx। dx को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, और उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। हाँ तो आप लोग ध्यान दो, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो आरएचएस साइड है 2a तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस यहाँ पे आपका b आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx है ना। यहाँ पे आपका आ गया 2a x स्क्वायर बाई प्लस यहाँ पे आ गया bx। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आया ना ये 2 कैंसिल हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, अगर आपने y को डिफरेंशिएट किया तो ये है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो वापस से y है, तो आप देखो क्या चीज में नहीं आई, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करके वापस से y आना चाहिए। तो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वापस इंटीग्रेशन में वो आएगा नहीं ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं कि आपका एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से नहीं, तो इसलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट क्या सही, कांस्टेंट लगाने के बाद सही, इस चीज को डिफरेंशिएट करके अगर लिया गया है तो इसको इंटीग्रेट करके वापस से बना, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है आपका रिवर्स। So this is the necessity for constant of integration. So sir, why don't we use constant in definite integration? क्या चीज? सर डेफिनेट में कांस्टेंट क्यों नहीं लगाते? कांस्टेंट सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों नहीं यूज करते? बेटा लगाते हैं, वो 0 हो जाता है, लगाया था मैंने सीडस। सर कांस्टेंट की से वैल्यू कैसे पता चलेगी?
अब उसके लिए कुछ कंडीशंस दी होती है, उसके लिए कंडीशंस दी होती है आपको, उसके लिए आपको क्या दी होती है, कुछ कंडीशंस दी होती है, बताऊंगा मैं आपको जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी क्वेश्चन में मेंशन होती है। हाँ, अपर लोअर लिमिट और लोअर लिमिट में ही कांस्टेंट की वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, वो आएगा जैसे जैसे आप आएगा, यू विल गेट टू नो। अभी थोड़ा सा वेट करो, उसको बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे ना तो अपने आप आपको समझना है ना। अभी तो जस्ट एक कांस्टेंट छोड़ देना, डेफिनेट में भी लगाते हैं, लेकिन डेफिनेट में लगाएंगे भी तो क्या हो जाएगा, जैसे आपका कैंसिल हो जाएगा। वो लगाना नहीं लगाना बराबर है। सर चेन रूल में इंटीग्रेशन में भी कुछ चेन रूल टाइप का रूल होता है? होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं जिसे, अभी हम उसी को पढ़ेंगे। इसमें भी प्रोडक्ट रूल है, सब्स्टिट्यूशन रूल। इसमें भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल है, सब्स्टिट्यूशन, उसी को पढ़ना होता है। सर अभी हम मॉड्यूल में से क्या कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? अभी आप वेट कर लो कुछ दिन, एक क्लास और, फिर पूरे कर सकते हो आप। तो सर अभी मॉड्यूल स्टार्ट नहीं करें इसका? अरे देख लो, डिफरेंशिएशन वाले सारे कर लो, इंटीग्रेशन मत करो भैया। सॉल्व ऑल क्वेश्चन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे भी ये सिंबल लगा होगा अभी मत करना, इसके अलावा जितने हैं सारे कर लो। ये सिंबल वाले क्वेश्चन एक क्लास अभी और हो जाएगी तो आप सारे कर लो। इंटीग्रेशन को 2 क्लास होती है। क्या कर सकते? तो मैं आता हूं, जैसे इन्होंने एक मेंशन किया है, जैसे उसमें चेन रूल था, क्या इसमें भी चेन रूल जैसी कोई चीज होती है? हाँ होती है। हाँ, यहाँ पे हम बोलते हैं there is a one method that is known as a substitution method. We call it as a substitution method. है ना, इसमें भी एक मेथड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि अगर कहीं पर फंक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इंटीग्रेट साइन एक्स डी, अब तो अभी फटाफट आपने बोला कि माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। इसका तो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, क्या हो जाएगा, जैसे आपका माइनस cos x प्लस कांस्टेंट। लेकिन ऐसी चीज जिसके लिए फॉर्मूला नहीं होता, उसको हम कैसे इंटीग्रेट, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ऐसे कर दोगे, जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है sin ax प्लस b इंटू dx। इसको इंटीग्रेट करके क्या है, एक कोई फंक्शन आ गया, इंटीग्रेट sin ax प्लस b इंटू dx कर, है ना। इसको मैं कैसे इंटीग्रेट, वही चीज है कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लाएंगे, पहले हम इसके फॉर्म में लाएंगे, फॉर्मूले के फॉर्म। मैं क्या करूंगा कि अगर इंटीग्रेट मुझे करना है तो सबसे पहले मैं अज्यूम कर लूंगा u, लेट u इज इक्वल टू x प्लस, जैसे पहले आपने किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इक्वल अज्यूम कर लो, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका x प्लस b। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनटू dx, है ना। x प्लस b की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, u इनटू dx आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फंक्शन और वेरिएबल सेम होना चाहिए, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में फंक्शन होना। जैसे यहाँ पे sin x है तो यहाँ पे dx होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, फंक्शन तो sin u हो गया लेकिन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस dx को भी हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, du में। जिस चीज का फंक्शन होगा उसी का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो ऐसे नहीं चलेगा कि sin u है और यहाँ पे dx है, राइट। तो हम क्या करेंगे, dx को du के टर्म्स में कन्वर्ट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं du बाय dt। u x का फंक्शन है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको होता है a होगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस b का तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से du बाय dx की वैल्यू, du बाय dx की वैल्यू क्या आ गई, a। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जो dx की वैल्यू होगी यहाँ से,
जो dx की वैल्यू होगी ये आपकी du by a होगी, है ना। यही से आपने लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो du by dx आ गया, तो यहाँ से dx की वैल्यू du by a आ गई। इस dx को आप यहाँ पुट कर, ये आपका आ गया sin u इनटू dx की जगह पे du by a। और ध्यान रखना कि एक कांस्टेंट है, ये तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर है, 1 by a से बाहर आ गया। और अब सही है sin u एंड du, अब सही है। जैसे sin x dx होता है, फंक्शन में x है, वेरिएबल में भी x है, वैसे यहाँ फंक्शन में अगर u है तो sin x into du, तो वेरिएबल में भी du है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, जैसे sin x dx का माइनस cos x होता है, वैसे ही जो sin u du होता है इसका इंटीग्रेशन माइनस cos u होगा, -1 by a cos प्लस कांस्टेंट। और जो हमने u अज्यूम किया था वापस से आप उसको पुट कर दो, अल्टीमेटली यहां से फिर इसका आंसर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करके आपका आ जाएगा -1 by a cos ax प्लस कांस्टेंट, राइट। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, पहले u अज्यूम किया, ऐसा आ गया, dx की वैल्यू पुट की, ऐसा आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin u का माइनस cos u होता है, जो u की वैल्यू आपने अज्यूम की थी वापस से सर du को फिर से dx कैसे करेंगे अब? du को फिर से dx। wait for some time। हाँ ये आपका गया सर, सही। तो उसकी जरूरत नहीं ना आपको, du आपका बच्चा कहाँ है? इस पूरे sin u du का इंटीग्रेशन होता है cos में, जैसे sin x dx में यहाँ dx तो नहीं बचता है ना, तो sin x dx पूरे का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो वैसे sin u du का इंटीग्रेशन माइनस cos u, तो du को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे cos u आ गया, u की वैल्यू वापस पुट कर दो, अल्टीमेटली आपका ये आंसर है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, दिस इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूशन। दिस वे इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। नहीं इसमें कोई इनसाइड आउटसाइड रूल नहीं बेटा है, लेकिन वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई इनसाइड आउटसाइड रूल यूज मत करना, एक शॉर्टकट है, लेकिन अभी आप इससे सीख लो, फिर मैं वो बताऊंगा। आपके डेरिवेटिव में इनसाइड आउटसाइड रूल है, इसमें भी एक रूल है, लेकिन अभी इसको सीखो, ये तो अंदर से आप जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है कभी भी, if I wish to integrate just integrate this function under root of ax plus b into dx, है ना। और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, हाँ इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या रहता है, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax plus b into dx। सर डन। सर डन। हाँ सही है, सही। सर डन।
हाँ, ठीक है, इसको भेजो मत मुझे आप, जस्ट सॉल्व कर लो आप खुद से, नो नीड टू सेंड, है ना। जस्ट आई विल एक्सप्लेन। देखो इसको भी ऐसे ही करना है जैसे आपने इसको लेट u इक्वल टू x प्लस, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, तो u इक्वल टू आपने क्या ही ले लिया x प्लस, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ u की पावर हाफ इनटू dx, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या मैं थोड़ी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये u है और ये dx है, तो जो फंक्शन है Sir, वही board वेरिएबल is ऑफ not clear. Yes, sir. Board is large. वर्ड ब्लर हो रहा है, पता नहीं ब्लर हो रहा, वाईफाई तो सही चल रहा है। So now it is clear. वाईफाई भी आ गया, बीच में तो वाईफाई नहीं था, अभी वाईफाई तो सही आना चाहिए। Clear है sir? हाँ सही है, Sir, सही है। Clear now. आपने इसको u ले लिया, u की पावर हाफ आ गया इनटू dx आ गया, अब dx को du में कन्वर्ट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा du by dx, ये आ गया, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी du by dx, इसको यहाँ है ना, अल्टीमेटली 1 by a तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा u की पावर हाफ, अब x की वैल्यू पुट करने के बाद 1 by a कांस्टेंट बाहर आ गया, u की पावर हाफ इनटू d, तो आपको ये फॉर्मूला पता होता है, x की पावर n dx का क्या होता है n plus 1 डिवाइड बाय n, इसमें यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1 by a u into हाफ प्लस डिवाइड बाय, मतलब आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 by 3 एंड u की पावर 3, हाँ इसको करेंगे तो u की पावर कितना आ जाएगा 3 by 2, और u को वापस कांस्टेंट, हाँ अभी कांस्टेंट बाद में Sir लगाएंगे, plus 2 into Sir plus c. e की पावर 3 by 2 डिवाइड बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट, मतलब मेन पर्पस सब्स्टिट्यूशन का होता है फॉर्मूला के फॉर्म में लेके आना, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है, इसका पता है, आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है, इसका फॉर्मूला के फॉर्म में लाके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर, तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इस तरह से हम इसको this is called as a substitution, जैसे कि if I say one more question on substitution, if I say integrate 1 by ax plus b into dx from 0 to 1, इसकी वैल्यू now it is definition, lower limit upper limit, अब इसमें फंक्शन नहीं आएगा, कोई वैल्यूज आएंगे, सही भेजा था आपने, वानी और आंसर सही था, निहाल ये आंसर सही नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करो,
सुहाना ये आंसर सही नहीं बेटा। हाँ वानी आपका आंसर सही है, वानी और आंसर इज करेक्ट। अदिति का आंसर पहले आया था क्या? लिखा, लेट मी चेक। रिया आंसर सही नहीं है, अनिरुद्ध आंसर सही नहीं है, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। हाँ लॉग में आंसर आएगा, अदिति जोशी लॉग में आंसर आएगा, आंसर विल बी इन लॉग। वानी ने सही आंसर दिया है। हाँ सही, अब सही आंसर है। अवनी का भी आंसर सही आ गया एंड भव्या का भी सही आंसर आ गया। बेटा अब इसमें भव्या, इसमें आप कांस्टेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट है, ये डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं लगा। मनस्वी डेफिनेट में कभी एक्स नहीं आता है, सो हम ये आंसर सही नहीं है, डेफिनेट में कभी भी एक्स नहीं आता। हाँ अब तो काफी लोगों का सही आ गया, बिल्कुल सही है। सुहाना अब आपका आंसर सही है, हाँ सही आंसर। यथार्थ सही आंसर नहीं है अभी। रिया देखो वही मैं, हाँ हाँ सही है, सही है, ध्रुव भी सही है आपका आंसर। अब सही आंसर बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। काफी लोगों के सही आंसर हैं, मेनी ऑफ यू हैव सेट द करेक्ट आंसर। हाँ सही है, साक्षी मिश्रा सही है, अब सही है आपका आंसर। ठीक है, देखो लेट मी एक्सप्लेन यू कि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो आपका इसके पास अभी इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यू अज्यूम कर लोगे, लेट यू इज इक्वल टू एक्स प्लस, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, है ना, कैसे है सकता ना, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू du बाई a आ जाएगा, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, du बाई a, यहाँ पुट कर दो 1 बाई a तो बाहर आ गया, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से du बाई u बाहर आ। अब सही है, आपको पता है कि dx बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपका ln x होता है ना, तो du बाई u का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln u हो जाएगा। यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई a ln u, और u को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 बाई ln u को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ax प्लस b आएगा, ओके, 1 बाई a ln ऑफ क्या आ जाएगा आपका ax प्लस, लेकिन ये डेफिनेट था ना 0 से 1 तक, अगर इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा के आप छोड़ देते, अगर इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा के हम क्या करते हैं, इसलिए आपका छोड़ देते, लेकिन ये डेफिनेट है ना, तो डेफिनेट में हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, कि डेफिनेट में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। साक्षी सही आंसर है आपका।
इसमें अब आपको लिमिट पुट करना है ना, और लिमिट क्या है आपको पता है, लिमिट जो है वो 0 से 1 तक, मतलब पहले हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे, माइनस करके x की जगह पे 0 है, कांस्टेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 बाई ए तो बाहर आ गया, यहाँ पे आ गया ln ऑफ a प्लस माइनस 0 होने का मतलब पूरा 0 नहीं होगा, अगर हम 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म 0 होगी, ln b तो बच जाएगी ना, माइनस ln, है ना। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब बीच में माइनस साइन होता है तो डिवाइड करके लिख सकते हैं, और प्लस साइन होता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ गया, इसका आंसर ये होगा 1 बाई The board is very blue. ln ऑफ r a प्लस, ये इसका आंसर है ना, अल्टीमेटली जो इसका आंसर होगा वही आएगा। तो अब देखो इंडेफिनिट में तो सिर्फ फंक्शन आ जाता है, उसमें x होता है, लेकिन जब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे तो कभी भी इसमें फंक्शन नहीं आएगा, बल्कि जस्ट कांस्टेंट और नंबर आएगा, ये इसका आंसर, जस्ट इसके क्या होगा, बेसिकली आपका आंसर होगा, इससे वी कैन सॉल्व, है ना, क्या आयशा सही आंसर है आपका। फंक्शन से अलग होता है, dx की जगह पे dy है, 1 बाई a बाहर ले लिया, dy बाई 1, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई a log u की वैल्यू वापस पुट कर दें, क्लियर, यहां तक तो ये इंडेफिनिट। Sir, board is not clear. So board is blur. So it is quite clear. तो आपके आंसर देखो मैं कैसे बता सकता हूं, है ना, क्या So board is या blur. तो ये ऐसे और इसमें लिमिट आप तो कई बार आपके एंड में सेक्शन ठीक होता है, तो यहाँ बोर्ड ब्लर्ड होता है, लेकिन कई बार आपके एंड में होता है, उसकी Sir, वजह it से is blur. Yes, sir, it is blur and voice is also not clear. अच्छा ब्लर्ड आ रहा है, Yes, sir. But board is blue. So board So is now clear. Sir, can you please explain the last part of the answer? अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी बता रहा हूँ। सर अभी भी हाफ क्लियर नहीं है सर, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अभी देखते हैं, सर नाउ इट्स क्लियर। अब सही है, चलो ठीक है, मैंने बोल दिया सही होता सही होगा, देखो कुछ नहीं है, वो इतना प्रॉब्लम ड्यू बाई यू इससे ही आ गया। अब हम 0 से 1 लिमिट लिखेंगे, पहले x की जगह मैंने 1 पुट किया तो ln a प्लस b आ गया, माइनस करके जब 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 होगा, b बच जाएगा, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब बीच में माइनस साइन होता है ना तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, हाँ हम ये लिखते हैं कि कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हो, है ना, भाई ln a प्लस ln b, तो इसको आप लिख सकते हो ln a, कहीं भी अगर आपको दिया हुआ ln a माइनस ln b, तो इसको हम लिख सकते हैं ln a बाई, है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको पढ़ा होगा, ये नहीं भी पढ़ा होगा तो इसको आप जानते, तो यहाँ पे देखो बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन होगा तो इसको हम डिवाइड करते हैं, यहाँ से आपने डिवाइड कर दिया, लिमिट पुट किया माइनस कर दिया, है ना, तो लॉग की मैंने क्या यूज कर ली, इसमें प्रॉपर्टी यूज कर ली लास्ट, तो दिस वे वी कैन सॉल्व, ये आपका क्या है ना, तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आप अपने फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मूला लिखना है, जस्ट साइन और कॉस, कई बार वो बड़ा यूजफुल होता है, कहीं भी अगर आपको इंटीग्रेट करना है साइन ax dx,
साइन ax dx को इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई ए कॉस ए प्लस कॉस। कहीं भी अगर आपको इंटीग्रेट करना है cos ax dx, ये आपका हो जाएगा वन बाई ए साइन ए प्लस। तो इसको भी एज ए फॉर्मूला ही हम ट्रीट करते हैं। जो फॉर्मूला आपने बनाया था उसमें ये भी आपको आता है ऐसे ही जैसे मैंने बताया यू एज्यूम। दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला, तो भी आपका एक फॉर्मूला। तो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस में दूंगा, उसको आप अटेम्प्ट। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मैथड। I'll share one question. There is a set of questions जिससे कि ये सारी चीजें आपके क्लियर होंगी। ये सही। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। There is a total 6 questions. There is a 6 questions, one by one सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। इस सबका आंसर क्या है? और सारे डेफिनेट हैं। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आएगी। मिल गया रैंडम। There are the 6 questions. इसमें कि आज जो भी हमने पढ़ा था वो सॉल्व होगा। कोई
देखते हैं क्या क्या आंसर आए यार। आंसर तो मुझे भी नहीं पता इसके, मुझे भी सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना आंसर भी चेक कर लेते हैं पहले। तो बहुत सारे आंसर है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट का 1 बता रहे हैं आंसर बहुत लोग। फर्स्ट का 1 इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट का 1 काफी लोग बता रहे हैं। चलो चेक करते हैं। थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड का भी सही होगा आपका। चलो लेट मी वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। उसके बाद बाकी आप खुद से करना। आई विल सेंड दिस क्वेश्चन इन द ग्रुप। जस्ट मैं 1, 2, 3 वेरीफाई है ना, क्योंकि इतने चैट में पढ़ नहीं पाऊंगा, इतने ज्यादा है ना, बहुत लोगों ने भेजा है तो उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है। आई विल वेरीफाई फर्स्ट 3 क्वेश्चन, रेस्ट 3 आप सॉल्व करके ग्रुप में आंसर भेज देना, उसी में मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। लेट मी सॉल्व फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आप वेरीफाई कर दो। करंट अपडेट सारे जो इंडिकेशन है वो डेफिनेट। ठीक है, मैं देखता हूँ किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। है ना, आई गॉट मेनी आंसर्स, तो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। आप उसको देखो जरा ध्यान से, वेरीफाई कर लेना इससे जो मेरा आंसर आता है। सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला हो जाएगा। अभी तो आपने पढ़ा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos kx, a की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा हाफ sin 2 1 बाई a sin x हो जाएगा। इसको कर लेते हैं माइनस हाफ cos 2x, तो इंटीग्रेट आपने कर दिया है ना, और हाफ सबसे कॉमन आ जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ से हाफ कॉमन आ गया, sin 2x माइनस cos 2x। अब लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके 5 तक। पहले इंटीग्रेट कर दिए cos 2x का 1/2 sin 2x, इसका हो जाएगा आपका। अब लिमिट पुट कर दो, तो पहले जो हम लिमिट पुट करते हैं वो अपर लिमिट पुट, हाफ बाहर आ गया। अगर मैं अपर लिमिट पुट कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा sin पाई माइनस, यहाँ पे पुट कर दें तो cos पाई है। ठीक है, अब क्या पुट कर दिया अपर लिमिट, और फिर 0 पुट करते हैं तो sin 0 है ना माइनस cos 0। एकदम प्रॉपर पुट करना होगा पूरी चीजें, अब ऐसा नहीं 0 पूरा 0 कर दिया आपने। पहले x की जगह पे 5/2, फिर x की जगह पे 0, अल्टीमेटली हाफ तो बाहर आ गया, sin 180 डिग्री 0 होता है, लेकिन ये -1 यहाँ पे 1 आ गया।
9 0 0 होता है, लेकिन cos 0 1 होता है, और माइनस साइन है प्लस 1, फर्स्ट का आंसर 1 1. है ना। फर्स्ट का आंसर क्या गया उसके आपका 1 है ना। फर्स्ट का जो आंसर आ गया वो 1, और ये तो अभी आपने सॉल्व किया है ना। इसका आंसर ये ठीक तो आया था आपका, ln ऑफ a प्लस b बाई b, आपने इंटीग्रेट किया था इस चीज को 1 बाई ax प्लस b, तो b की जगह पे 4 आ गया और a की जगह पे -2 आ गया, तो आपने इंटीग्रेट किया इसी फंक्शन को। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x प्लस dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये तो आया था log a प्लस b डिवाइड बाय b, जो सिंबल था वो b था और x के साथ जो होगा -2 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा ln ऑफ 1/2 log 2. a प्लस b। a प्लस b का मतलब आपका आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया और b 4 आ गया, यहाँ से ln ऑफ हाफ आ गया, सेकंड आंसर। वैसे आप करोगे भी मैं जो कि अभी अपने कोर्स पढ़ किया मैं सीधे रिजल्ट दूंगा। ऐसे लास्ट पर हाँ, लास्ट वाले में ये भी आप कर चुके हो कि भाई u की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा u टू द पावर क्यूब इनटू dx, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे u बाय d, ये 0 हो गया, ये आपका 3 है, यहाँ से dx की वैल्यू आ गई du बाय d, यहाँ से 1/3 बाहर आ गया और ये आपका आ गया u क्यूब इनटू d, तो अल्टीमेटली 1/3 बाहर आ गया, u 4/4 आ गया, u की वैल्यू वापस पुट कर दो 2 प्लस 3x की पावर 4 बाय 2 है ना। तो ये तो आपका आ गया इनडेफिनेट, ये जो चीज है ये क्या है, जैसे कि आपकी इनडेफिनेट आएगी, इससे में लिमिट भी दी हुई थी है ना, लिमिट आपकी कितनी है 1 से लेकर 1 से 2 तक, पहले x की वैल्यू फिर माइनस करके x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 और आंसर आएगा 1/2 है ना। x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे 8 आ जाएगा, 8 की पावर 4, जब वहां पे 1 पुट करेंगे 5 की पावर 4. तो 3 क्वेश्चंस आपने कर लिए यहाँ पे, बाकी आपको सेट है, आई विल सेंड इन द दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में अभी इंटीग्रेशन ही करती है, जो भी आज लेक्चर पढ़ा है इसको अच्छे से रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में भी इंटीग्रेशन ही करना। सर सेकंड में 1/a भी तो बाहर आएगा, यहाँ पे कौन सा सर सेकंड में हाँ सही बोला, बिल्कुल सही बोला, 1/a बाहर, 1/a बाहर होने का मतलब यहाँ पे -2 -1/, -1 यस सर यही आ रहा था। बिल्कुल सही Yes, sir. है ना, फॉर्मूले में 1/a बाहर। So this way we learn how to integrate and put the limit. Limit हम किस तरह से put definite. Just revise it. We'll meet in the next class. Have a nice day. Thank you, sir. Bye, sir.